हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के रणभूमि बैच में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। रणभूमि बैच में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यू पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और डाउट क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म यानी कि जेई क्लासेस मोबाइल ऐप पर मिलती हैं। जेई क्लासेस मेरठ मोबाइल ऐप पर तो आप गूगल प्ले स्टोर में जा कर के जेई क्लासेस मेरठ मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सेकेंड सेमेस्टर की सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो क्लासेस, एमसीक्यू पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे बहुत छोटे से अमाउंट पे मिल रही हैं। ठीक है, आपके अगर किसी फ्रेंड्स ने अभी तक जेई क्लासेस मेरठ ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि वो मेरठ जेई क्लासेस मेरठ ऐप डाउनलोड कर ले और अपना कंप्लीट सिलेबस जो है वो बहुत छोटे से अमाउंट पे परचेज कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसके सॉल्व भी कर चुके हैं। ठीक है, आज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो आपको ये चैप्टर जो है क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसकी हमने 2 क्लासेस पहले कर ली हैं, जिससे कि आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे और सारे जो भी इसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, लेकिन और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक आयताकार परिच्छेद के आधार पर जड़त्वाघूर्ण तथा आधार के समांतर इसके गुरुत्व केंद्र से जाते हुए अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण का अनुपात क्या होता है? द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स बेस एंड एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स बेस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि आपसे पूछा गया है कि आपका एक रेक्टेंगल है, ये आपके पास में एक रेक्टेंगल है सपोज करिए, जिसकी चौड़ाई जो है वो आपकी अगर b है, गहराई जो है अगर d है। अगर इसका मैं नाम दे दूं कि ABCD, ये आपके पास में जो है ये एक रेक्टेंगल है और इसकी गहराई जो है वो d है। तो इस कंडीशन में आपसे कहा जाए कि इसके आधार भुजा के परितः जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो इसकी आधार भुजा के परितः जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I बराबर वो रहता है BHQ/3। ठीक है, IAB के परितः। ठीक है, और दूसरा जो है आपका, अगर इसकी एक्सिस के परितः आप निकालेंगे, इसकी एक्सिस के परितः जब आप निकालेंगे तो यानी कि ये जी के परितः जब आप देखेंगे तो IG जो रहेगा वो आप जानते हैं ये होता है BHQ/12। ठीक है, अगर इसकी ये हाइट h है तो ठीक है, ये होता है BHQ/12। तो अब आपको इन दोनों के रेशियो के बारे में पूछा है कि जब आपकी आयताकार परिच्छेद के जड़त्वाघूर्ण आधार के समांतर तथा इसके गुरुत्व केंद्र से जाती हुई अक्ष पर का अनुपात जो है वो क्या होगा। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या होगा, वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका IAB/IGG इज इक्वल टू BHQ/3 डिवाइडेड बाई BHQ/12। ठीक है, तो ये 12/3 आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास में 4। तो ऑप्शन डी जो है वो आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बीम सेक्शन की बल प्राथमिकता किस पर निर्भर करती है? ये क्वेश्चन पहले भी आया है। स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम सेक्शन प्रीमेरली डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए है आपके पास में इट्स क्रॉस सेक्शन शेप अलोन, केवल उसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। सेकंड है आपके सेक्शन मॉडुलस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी है आपके पास में लेंथ अलोन, लंबाई पे निर्भर करता है। द एक्सटर्नल लोडिंग या बाह्य भार पर निर्भर करता है। तो बीम की जो सामर्थ्य है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि बीम की सामर्थ्य उसके
आकृति मापांक या सेक्शन मॉडुलस, इसे आप बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जिस भी बीम का सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा, सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा, वो बीम उतनी ही ज़्यादा अधिक मजबूत होगी। सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा, बीम उतनी ही अधिक मजबूत होगी। ठीक है, तो ये जो है आपका किस पे डिपेंड करता है, आकृति मापांक पे डिपेंड करता है। अब ये पूछा जाता है कि कौन सा बीम जो है वो आपका इकोनॉमिकल है, तो वो आपका आई सेक्शन जो है वो इकोनॉमिकल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, एक राइट सर्कुलर कोन, ये कोन है, ठीक है, कोन शंकु, जिसको आप शंकु बोलते हैं, ठीक है हिंदी में। एक राइट सर्कुलर कोन का आधार 3 मीटर व्यास का है और ऊंचाई 4 मीटर है। इसका वजन 2 किलो न्यूटन है। कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, कोई एक कोन है, ठीक है, एक कोन है आपके पास में, शंकु है। इस शंकु का आपको सीजी बताना है कि इसका जो जी है, ये जी पॉइंट कितनी ऊंचाई पे होगा इसके बेस से। तो आपको पता है राइट सर्कुलर कोन का जो सी जी है वो h/4 की डिस्टेंस पे होता है, जब इसकी हाइट जो है वो h होती है। तो जब यहाँ पे इसकी हाइट जो है h बराबर आपको 4 मीटर दे रखी है, तो बाकी की चीज़ों का आपको कोई मतलब नहीं है। जब आपको सी जी निकालना है तो ये हो जाएगा आपका h/4 यानी कि 4/4 यानी कि 1 मीटर दूरी पे। आंसर क्या हो गया आपका 1 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातों में आपको पता होना चाहिए, कुछ जो आपकी आकृतियां हैं, कुछ शेप जो हैं, उनके सीजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको अभी यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन के बारे में लिखा गया, ऐसे ही आपको अब कुछ और आकृतियां, जैसे कि अगर समांतर चतुर्भुज के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, वर्ग के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, स्क्वायर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, तो अगर आपके स्क्वायर के बारे में पूछा जा रहा है तो जहाँ पे उसका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा विकर्णों का, वहाँ पे आपका जो है सीजी काम करेगा। ऐसे ही आयत के बारे में आपसे पूछा जाए तो जहाँ पे आपका सीजी होगा वहाँ पे विकर्ण के प्रतिच्छेदन बिंदु पे होगा। ऐसे ही आपसे एक सर्किल के बारे में पूछा जाए तो इस सर्किल का भी सीजी जो है इसके जहाँ पे ये आपका सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे इसका सीजी काम कर रहा होगा। अब बेसिकली अगर स्क्वायर है तो इसका a/2 पे, ये है तो b/2 पे, अगर कोई सर्किल है तो उसका d/2 पे आपका जो है वो सीजी काम करता है। अब अगर कोई सर्किल है तो सर्किल के केस में जो है वो आपका h/3 डिस्टेंस पे काम करता है। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक आकृतियां। अब अगर आपके पास में कोई अगर सेमी सर्कुलर आ जाता है, ठीक है, अर्धवृत्त होता है, तो अर्धवृत्त का आपसे पूछ लिया जाता है कहीं पे, और कहीं पे हेमी स्फीयर का आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप उनका भी याद रखेंगे कि सेमी सर्कुलर का जो होता है वो कहाँ पे होता है, और हेमी स्फीयर जो होता है उसका कहाँ पे कार्य करता है, सीजी। तो सेमी सर्कुलर यानी कि अर्धवृत्त जिसे बोलते हैं आप, अर्धवृत्त का जो होता है वो 4r/3 पे काम करता है। ठीक है, y/4r/3 पे काम करेगा, ये आप लिख लीजिए। अब एक हेमीस्फेयर होता है यानी कि अर्धगोला, हेमीस्फेयर यानी कि अर्धगोला, इसका जो सीजी काम करता है वो y/3r/8 पे काम करता है। ठीक है, 3r/8 पे काम करता
होता है। तो ये आपको वैल्यूज याद रखनी है। इसका आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है, h/4 यानी कि 4/4 = 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह बिंदु जिसके माध्यम से सारे पिंड का वजन सक्रिय होता है भले ही उसकी स्थिति कहीं भी हो कहलाता है। द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सीजी होता है। और सीजी की डेफिनेशन जो है आप लिखते क्या है, यहाँ पे आप ऑप्शन बी जो है राइट आंसर लगा लीजिए। अब सीजी की डेफिनेशन आपको प्रॉपर वे में क्या लिखी हुई होगी, तो यहाँ पे मैं सी जी लिख देता हूँ और उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसी पिंड, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताई थी, किसी पिंड अथवा वस्तु का सी जी यानी कि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ इसका संपूर्ण भार कार्य करता हुआ माना जा सके, चाहे पिंड किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो। ठीक है, तो अब जो है सीजी क्या होता है ये बात हम पहले कर चुके हैं कि कोई भी जो पिंड रहता है उसका, जैसे कि अगर आपके पास में कोई बॉडी है अनेक पार्टिकल से मिलके बनी है तो उसके सारे पार्टिकल का जो वेट है वो एक जगह पे कार्यरत मान लेते हैं, वहाँ पे उसका डब्ल्यू वेट हम कार्यरत मानते हैं। और इसकी जो उपयोगिता है वो तब भी बढ़ जाती है जब हमें कोई भी भार अगर उठाना हो तो हम उसके सीजी से पकड़ करके हम उठाते हैं तो वो आसानी से उठ जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या इसका आंसर गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड एज बीम इज, बीम के रूप में सर्वाधिक प्रभावी और किफायती खंड जो सेक्शन है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास आई सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, एंगल या एच सेक्शन। तो आई सेक्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई सेक्शन का जो आपका सेक्शन मॉडुलस है वो सबसे अधिक होता है, तो आई सेक्शन का जो सेक्शन मॉडुलस है वो अधिक रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आई सेक्शन जो है वो किफ़ायती खंड हो जाएगा क्योंकि मजबूत रहेगा, इसलिए ये किफ़ायती भी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको सेक्शन मॉडुलस के बारे में कि जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, I/Y इसका फॉर्मूला होता है, mm⁻³ जो है इसकी यूनिट होती है। अब ये YT और कहीं कहीं पे ये I/YC होता है, यानी कि ये ZT हो जाएगा और ये ZC हो जाएगा। जैसे कि आपका बीम होता है, उसके बीम के न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला जो फाइबर है कंप्रेशन और नीचे वाला टेंशन होता है, तो ये YC होता है डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस होता है ये YT होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ZCB जो है वो सेक्शन मॉडुलस कंप्रेशन, सेक्शन मॉडुलस ऑफ टेंशन होता है। C का मतलब जो है वो आपका कंप्रेशन होता है, यानी कि आपका संपीड़न कंप्रेशन, और T का मतलब टेंशन यानी कि तनाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, जेई क्लासेस मेरठ जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आपको जूनियर इंजीनियर की तैयारी भी कराता है। जूनियर इंजीनियर की तैयारी के लिए आप स्टेट लेवल का कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है या आपका सेंट्रल लेवल का कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है, तो आप जो है अगर तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी या यूपीपीसीएल जेई या यूपीएससी जेई, किसी भी जेई जूनियर इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जेई क्लासेस मेरठ जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पिछले 4 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिया है जेई क्लासेस मेरठ ने, तो आप भी अगर जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप जेई क्लासेस मेरठ चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, एक लेमिना का जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमिना इज कॉल्ड एज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। कोई भी पिंड वृत्तीय गति अगर कर रहा है तो उसकी वृत्तीय गति का विरोध जो करता है वो आपका क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है,
और जड़त्व आघूर्ण के जो है वो दो नाम मैंने आपको सबसे पहले बताए थे जब हम फर्स्ट क्लास कर रहे थे। तो दो नाम क्या बताए थे आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण, और एक आपको बताया था आघूर्ण का आघूर्ण, आघूर्ण का आघूर्ण, और एक द्वितीय क्षेत्रफल आघूर्ण, द्वितीय क्षेत्रफल आघूर्ण। अब इसको द्वितीय क्षेत्रफल आघूर्ण या आघूर्ण का आघूर्ण क्यों कहते हैं, ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आपको आघूर्ण पता है, मोमेंट के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपने पढ़ा है। तो अगर आप मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर आई एम बराबर आपका एम आर है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपकी आर है, तो आपका आई जो हो जाता है वो क्या होता है, एम आर इंटू आर, यानी कि एम आर का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आई हो जाता है। यानी कि मूवमेंट का भी, मूवमेंट अगर आप ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, मूवमेंट स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही अगर एरिया के केस में लेंगे तो ये क्या हो जाता है, ए आर स्क्वायर या ए के स्क्वायर, ठीक है, जिसको आप आर भी बोल रहे हैं, के भी बोल रहे हैं। ये के जो होती है या आर जो होती है, ये क्या होती है, परिभ्रमण त्रिज्या होती है भाई, परिभ्रमण त्रिज्या, रेडियस ऑफ जायरेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि द्वितीय क्षेत्रफल आघूर्ण, यानी कि आघूर्ण का भी आघूर्ण जो है वो आपका जड़त्व आघूर्ण हो जाता है। इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे तो mm की पावर 4 या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। दो तरीके का होता है, एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और एक एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। चलिए चलिए अभी लिख देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है नहीं नोट डाउन कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ कि एरिया के अकॉर्डिंग जो होता है वो आपका एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और अगर मास के अकॉर्डिंग आप निकाल रहे हैं तो वो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। यानी कि एक तो होता है आपके पास में एरिया के अकॉर्डिंग और एक होता है आपके मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। एरिया के अकॉर्डिंग जो होता है वो आई बराबर ए के स्क्वायर होता है, और जो मास के अकॉर्डिंग होता है वो आई बराबर एम के स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए अब डिफरेंट डिफरेंट के लिए क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन आ गया निकालने के सॉल्यूशन के लिए। एक बीम 20 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर चौड़ी है, 60 सेंटीमीटर गहरी है, इसका आकृति मापांक कितना होगा। अब आकृति मापांक होता है जेड बराबर आई अपॉन वाई। अब पहले निकालना है आई, और आई जो होता है वो जब आपके लिए रेक्टेंगल सेक्शन दे रखा हो तो बी डी क्यू अपॉन 12 होता है। अब आपको पता है कि बी जो दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, डी जो दे रखा है वो 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से y की वैल्यू जो होती है वो d/2 रहती है, तो y की वैल्यू हो गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो d/2 करने से बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे i बराबर b की वैल्यू 20 इंटू 60 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये तो हो गया i। अब आपको निकालना है z, तो i अपॉन वाई, यानी कि i अपॉन वाई का मतलब 30 और रख दीजिए y के नीचे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, 20 इंटू 60 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 30। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में z की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका जो हो जाएगा z, ठीक है। यहाँ पे मैं z लिख देता हूँ, ये z निकल के आपका आएगा। और z की जो यूनिट मैंने आपको बताई वो क्या यूनिट बताई, सेंटीमीटर क्यूब या mm³ या मीटर क्यूब, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब में है, और ये आंसर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व कर लेना, ये आपको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। तो ये आपका 12,000 सेंटीमीटर क्यूब जो है आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा ए है उसका गुरुत्व किन तीनों भुजाओं से कहाँ होगा? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एज इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड ए इज फ्रॉम एनी ऑफ थ्री साइड्स। यानी कि आपको समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के केस में सी जी आपको फाइंड करना है। तो समबाहु त्रिभुज के केस में सी जी जो होगा वो ए अपॉन 2√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए अपॉन 2√3 आंसर हो जाएगा। इसके साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं। ट्रायंगल का भी आपको बता दिया है मैंने। ट्रायंगल का जो होता है आपका कहाँ पे होता है? h/3 पे होता है। उसके बाद में आपको मैंने सेमी सर्कल का भी बता दिया है। सेमी सर्कल का जो होता है वो क्या होता है? 4r/3π पे होता है। ऐसे ही आपको हेमी स्फीयर का भी बता दिया है। हेमी स्फीयर का जो होता है वो कहाँ पे होता है? आपका 3r/8 पे होता है। ठीक है, ऐसे ही अब आपको समबाहु त्रिभुज का भी आपको बता दिया। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? a/2√3 पे होता है, जबकि प्रत्येक साइड जो है उसकी वो a है। ठीक है, उसके बाद में समांतर चतुर्भुज जो होते हैं आपके, अगर वर्ग की बात करें तो उसके कटान बिंदु पे होगा, आयत जो होगा उसके कटान बिंदु पे होगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरण की सामर्थ्य मुख्यतः निर्भर करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ बीम मेनली डिपेंड्स अपॉन बेंडिंग मोमेंट पे, सेक्शन मॉडुलस पे, इट्स वेट पे, या प्रखंड के गुरुत्व केंद्र पे। सेक्शन मॉडुलस पे डिपेंड करती है, आकृति मापांक पे डिपेंड करती है। ठीक है, आकृति मापांक, इससे क्वेश्चन बहुत बनने वाले हैं। आकृति मापांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके आपके फॉर्मूले के बारे में आपको 100% पता होना चाहिए। और भी एक इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको मैं बताऊंगा आगे। यंग मापांक ई तथा जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को आप क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉडुलस ई एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज नोन एज, क्या कहलाता है आपका? ये होता है आपका फ्लेक्सरल रिजिडिटी। फ्लेक्सरल रिजिडिटी जो है क्या होता है? ई इंटू आई होता है, ई इंटू आई होता है। ये बताता है कि जो भी आपका बीम है वो कितना फ्लेक्सर है, कितना लचीला है। ठीक है, ई की जो वैल्यू होती है 2 × 10⁵ Nm/mm² होती है फॉर स्टील, स्टील के लिए। ठीक है, इस्पात के लिए 2 × 10⁵ Nm/mm² होती है। और आई जो होता है वो आप निकालते ही हैं। अगर आपके पास में आई के फॉर्मूले में आपको बता दूं, रेक्टेंगल है तो BDQ/12 होगा। अगर आप एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस पे निकालेंगे तो DBQ/12 हो जाएगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगल सेक्शन के लिए, रेक्टेंगल रेक्टेंगल। ठीक है, ट्रायंगल के लिए इसकी वैल्यूज मैं लिख के देता हूं अभी, क्योंकि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगल के लिए अगर CG पे निकाल रहे हैं, CG पे अगर ट्रायंगल के लिए अगर मैं आई निकाल रहा हूं तो क्या होगा? आई ट्रायंगल के लिए CG के परत निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका BHQ/36। और अगर BC के परत निकाल रहा हूँ ट्रायंगल में तो BHQ/12 हो जाएगा। ठीक है, अगर सर्किल की बात करूँ मैं तो πD⁴/64 होता है। ठीक है, तो ये इतने तो आपको याद रहने चाहिए, BHQ/12, BHQ/36 और πD⁴ इतनी चीज़ें तो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? फ्लेक्सरल रिजिडिटी जो है वो आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति मापांक को परिभाषित कीजिए। सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज द। अब आपको इसमें पता नहीं चलेगा कि सेक्शन मॉडुलस जो है वो होता क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको एक समीकरण और लिख देता हूँ। ये हालांकि आता है स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स में, लेकिन आपको यहीं पे मैं नमन समीकरण बस लिख देता हूँ। इतना आप याद रखेंगे कि नमन समीकरण कुछ होता है M/I = σ/y = E/r। ये आपके पास में नमन समीकरण यानी कि बेंडिंग इक्वेशन होती है बेटा। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन ये होती है। अब इस बेंडिंग इक्वेशन में आप देखेंगे कि M/I = σ/y, यानी कि M जो है वो आपका M जो है वो शो करता है मोमेंट को, बेंडिंग मोमेंट को। ठीक है, वो भी बेंडिंग मोमेंट। और I जो है उसे आप समझ ही रहे हैं क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सिग्मा जो है वो आपका स्ट्रेस है, प्रतिबल जिसे आप कहते हैं, प्रतिबल है। और y जो है वो आपकी न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस है, इसे आप जानते हैं।
ठीक है। ई जो है वो आपका अभी यंग मॉडुलस आप पढ़ के आए हैं, और आर जो है वो आपका रेडियस है, जिस रेडियस में वो बेंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखेंगे आप, तो एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई है, तो अगर मैं एम अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू आई अपॉन अगर वाई कर दूं, एम अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू आई अपॉन वाई, तो बात सही है। तो आई अपॉन वाई को मैं बार बार पढ़ के आया हूं, अभी आई अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड होता है, तो ये एम अपॉन सिग्मा भी क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है, एम अपॉन सिग्मा भी जो है क्या हो गया, जेड हो गया। ये अब आप समझ लीजिए इतनी बात को। अब इसमें मैं ऑप्शन पढ़ने शुरू करता हूं। ठीक है, अब इसमें मैं ऑप्शन पढ़ने शुरू करूंगा, तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उस पर आप टिक कर देंगे। अब आपने इतना तो सीख ही लिया कि जो मेरा जेड है वो एम अपॉन सिग्मा है, और जहाँ पे एम जो है वो मेरा बेंडिंग मोमेंट है, और ये आपके पास में स्ट्रेस है, ये आपके पास स्ट्रेस है। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट है। चलो पहला ऑप्शन पढ़ता हूं मैं अब। पहला ऑप्शन ये आप नोट कर लेना, एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये बेंडिंग इक्वेशन होती है, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड होता है, तो जेड बराबर एम अपॉन सिग्मा हो गया। अब पहला है रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट टू शियर फोर्स, तो शियर फोर्स की बात कहीं नहीं हुई, गलत है। रेशियो टू बेंडिंग स्ट्रेस टू मूवमेंट, यानी कि स्ट्रेस की बात नहीं हुई, मूवमेंट की बात हुई थी। रेशियो टू बेंडिंग फोर्स की बात नहीं हुई। रेशियो ऑफ बेंडिंग मूवमेंट टू स्ट्रेस, ये ऑप्शन सही है, रेशियो टू बेंडिंग मूवमेंट अपॉन स्ट्रेस। डी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए, डी ऑप्शन सही आंसर है, पहचान गए होंगे, एम अपॉन सिग्मा यानी कि बेंडिंग मूवमेंट अपॉन स्ट्रेस होता है, रेशियो ऑफ बेंडिंग मूवमेंट टू स्ट्रेस। चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत जिसकी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, इससे पीछे ये था। ठीक है, चलो यही है। एक आयत जिसकी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर व गहराई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके केंद्र से होकर गुजरने वाली क्षैतिज अक्ष की परतः जड़त्वाघूर्ण कितना होगा। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षैतिज अक्ष से जाने वाले का जड़त्वाघूर्ण आई एक्स एक्स क्या होता है, बी डी क्यू अपॉन 12 होता है, बी डी क्यू अपॉन 12 होता है। बी की वैल्यू जो है वो 10 है, और डी की वैल्यू जो है वो क्या है, 20 है। ठीक है, अब इसको आप रख दीजिए यहाँ पे कि 10 इंटू 20 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 12, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, सीधा सीधा आ रहा है, 8 के बाद 3 जीरो और एक और जीरो लग जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 12। तो ऑप्शन जो है ए आपका सही आ रहा है, 8000 डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरण की सामर्थ्य मुख्यतः निर्भर करती है, द स्ट्रेंथ ऑफ बीम मेनली डिपेंड्स अपॉन। समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्केंद्रता परिभाषित की गई है, भार और डैश के बीच की दूरी। उत्केंद्रता जो है उसे आप क्या कहते हैं, तो उत्केंद्रता आप समझ लीजिए, देखिए जैसे भी कोई आपका बीम है, एक मिनट, ये आपके पास में कोई भी बीम है और यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, इसकी एक्सिस है ये। ठीक है, और इसकी ये एक्सिस है। अगर कोई भी लोड अगर इसकी एक्सिस पे ही लग रहा है, तो यानी कि इस पे सेंट्रॉइड लोड है वो, सेंटर। ठीक है, एक्सिस लोड, एक्सियल लोड वो कहलाएगा, सेंट्रल एक्सियल लोड, यानी कि केंद्रीय अक्षीय भार है वो। ठीक है, अगर उसके केंद्र पे लग रहा है, अगर ये पी लोड इसके यहाँ पे ना लग करके यहाँ पे लग जाए ये पी लोड, तो इसकी ये अब क्या हो रहा है, ये एक्सिस पे नहीं लग रहा, अलग लग रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस से हट के लग रहा है, तो ये ई डिस्टेंस जो होगी वो उत्केंद्रता होगी, इसकी इसेंट्रिसिटी होगी। समझ गए बात, यानी कि उत्केंद्रता क्या है, अगर आपका जो फोर्स है अगर उसके सेंटर एक्सियल लाइन से अगर अलग लग रहा है, तो वह उसकी क्या हो जाती है, उत्केंद्रता हो जाती है। तो उत्केंद्रता जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सेक्शन, खंड के मध्य के भार और खंड के मध्य के भार के बीच की दूरी है। यानी कि ये उत्केंद्रता जो है कि ये क्या है, खंड का मध्य के से भार के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, सेंटर ऑफ उत्केंद्रता कहलाएगी, सेंट्रिसिटी कहलाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए
और इसको हम ई से डिनोट करते हैं, उत्केंद्रता को हम ई से दिखाते हैं, ठीक है, ई से शो करते हैं। ये आपका, ये अगर आपका ये है और यहाँ पे पी लगा है, यहाँ पे लग गया तो ये ई डिस्टेंस हो गई, यानी कि ये इसका सेंटर और ये इसका बाहर, इनके बीच की दूरी उत्केंद्रता है। ई से डिनोट करते हैं। एमएम या सेंटीमीटर इसका मात्रक होता है, एमएम या सेंटीमीटर इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब इसकी जो पीडीएफ है, आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी जेई क्लासेस मेरठ ऐप पे, ठीक है। जेई क्लासेस मेरठ ऐप पे मिलेगी। अगर किसी बच्चे ने डाउनलोड नहीं किया है तो जेई क्लासेस मेरठ ऐप डाउनलोड कर ले। और सारे सब्जेक्ट्स आपको, सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ मिलती है, सारे सब्जेक्ट की वीडियो क्लासेस और टेस्ट सीरीज भी आपको यहीं पे मिलने वाली है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो उसे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी वो जेई क्लासेस मेरठ ऐप पे कर सकता है। सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।